अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद ईरान के मुमकिन जवाबी रद्द अमल के तनाजुर में मशरिक़ वस्ता में हालात तेजी से बदल रहे हैं। कई ममालिक की एयरलाइंस ने इसराइल और लबनान के लिए फ़्लाइट्स मनसूख कर दी हैं, शहरियों को अलर्ट जारी कर दिए हैं। जबकि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की जानिब से इसराइल पर बराह रास्त हमले के हुक्म के बाद ईरानी फोर्सेज ने हमले की तैयारी शुरू कर दी है। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बाकरी ने इसराइल को धमकी देते हुए कहा है कि जवाबी हमले के तरीक़ाकार का जायजा लिया जा रहा है। इस्माइल हनिया के कत्ल पर इसराइल को पछताना पड़ेगा। अहम बात यह है कि जहां इसराइली हुकूमत किसी भी रद्द अमल के लिए तैयार होने का दावा कर रही है और अमेरिका ने ज़रूरत पड़ने पर इसराइल की मदद के लिए इजाफी ताकत मशरिक़ वस्ता भेजने का ऐलान कर दिया है और सदर बाइडन का नेतन्याहू से राब्ता भी हुआ है, तो वहीं इसराइली हुकूमत और फोर्सेज ईरान और हिजबुल्लाह के किसी भी मुमकिन रद्द अमल से निपटने के लिए जंगी तैयारियां कर रहे हैं और शहरियों को गैर मामूली हिदायत भी जारी कर रहे हैं। CNN के मुताबिक इसराइली शहरियों को इंतजामिया की जानिब से बॉम्ब शेल्टर्स को साफ करने और इस्तेमाल के लिए तैयार करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इंतजामिया ने शहरियों को बताया है कि अगर यरूशलेम हमले की जद में आता है तो इस सूरत में क्या करना चाहिए। इंतजामिया की जानिब से इन हिदायत पर मबनी एक फाइल तकसीम की गई है जिसमें उन पार्किंग लॉट्स की फहरिस्त दे दी गई है जिन्हें शेल्टर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही शहर में मौजूद बॉम्ब शेल्टर्स की फहरिस्त भी जारी कर दी गई है और हिदायत की गई है कि शहरियों को 90 सेकंड्स में मज़कूरा शेल्टर्स तक पहुंचने के लिए तैयार होना चाहिए। फाइल के मुताबिक शहरी 3 दिन तक के लिए पानी और खुराक का जखीरा रखें और अद्वियात के साथ साथ बैटरीज और फ्लैश लाइट्स खरीदें। इसराइली शहरियों से मजीद कहा गया है कि वो बिजली की गैर मामूली बंदिश के लिए तैयार रहें जो कई दिनों तक जारी रह सकती है। साथ ही शहरी कई दिनों तक बॉम्ब शेल्टर्स में रहने के लिए भी खुद को तैयार करें। CNN के मुताबिक इसराइल की एक सुपरमार्केट चेन का कहना है कि आम हालात के मुकाबले में हमारी सेल्स 30% बढ़ गई हैं, यानी शहरी किसी भी खतरे के पेश नज़र घरों में सामान जमा कर रहे हैं। इसके अलावा इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ईरानी धमकियों के तनाजुर में अपने शहरियों को 40 ममालिक के सफ़र से गुरेज करने का कहा है और दुनिया भर में मौजूद इसराइली शहरियों को भी मोहतात रहने की हिदायत कर दी है और कहा है कि एहतियाती तदाबीर के तौर पर अपनी इसराइली शनाख्त जाहिर करने और इज्तिमाआत का इनेकाद करने से गुरेज करें, क्योंकि मुमकिन तौर पर ईरान और उसकी प्रॉक्सीज बैरून मुल्क इसराइली अहदाफ को निशाना बना सकते हैं, जिनमें सिफारत खाने, मजहबी मकामात, कम्युनिटी सेंटर्स और कारोबारी मराकज़ शामिल हैं। जबकि इसराइली मीडिया के मुताबिक हुकूमती वज़रा को सैटेलाइट फ़ोन्स फराहम कर दिए गए हैं ताकि अगर ईरानी हमले के बाइस फ़ोन लाइन्स को नुकसान पहुँचे तो उस सूरत में सैटेलाइट फ़ोन्स को इस्तेमाल किया जा सके। जबकि दूसरी तरफ इसराइली मीडिया ये दावा भी कर रहा है कि मुमकिन इसराइली हमलों के तनाजुर में हिजबुल्लाह अपनी क़यादत को जनूबी बैरूत में अपने मजबूत गढ़ से मुंतकिल कर रही है और फौजी साजो सामान भी वहाँ से दूसरी जगह पहुँचा दिया गया है। जबकि इस पूरी सूरत हाल पर कल इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी सदर बाइडन से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसके बारे में बात करते हुए बाइडन ने मीडिया को बताया कि इस्माइल हनिया के कत्ल से गजा में सीज़ फायर के इम्कानात को फ़ायदा नहीं हुआ और हमें इस सूरत हाल पर बहुत तशवीश है। जबकि इस फ़ोन कॉल के दौरान बाइडन ने एक दफ़ा फिर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को यकीन दिलाया कि ईरान के किसी भी हमले की सूरत में अमेरिका इसराइल की मदद करेगा। सिर्फ यही नहीं, व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन किर्बी ने CNN से बात करते हुए कहा है कि हमने ईरान के सुप्रीम लीडर को वाज़ेह तौर पर सुना है कि वो तेहरान में हमास के लीडर के कत्ल का बदला लेने का इरादा रखते हैं और वो इसराइल पर एक और हमला करना चाहते हैं, लेकिन हमें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि हमारे पास इससे निपटने के लिए खित्ते में सही वसाइल और सलाहियतें हैं। जॉन किर्बी के मुताबिक ज़रूरत पड़ने पर मशरिक़ वस्ता में वसाइल मुंतकिल करने के लिए अमेरिका तैयार है। अमेरिका हमेशा मशरिक़ वस्ता में अपनी फ़ौजी क़ुव्वत का जायज़ा लेता रहता है ताकि अपने फ़ौजियों, अपने तनसीबात और अपने इत्तिहादी जैसे कि इसराइल के दिफा के लिए जो चीज़ें चाहिए वो यकीनी तौर पर हमारे पास हों और ये सपोर्ट इंसानी और हार्डवेयर दोनों शक्लों में हो सकती है। इसराइल जंग की तैयारी कर रहा है और अमेरिका एक दफ़ा फिर इसराइल की मदद के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार नजर आ रहा है, मगर ईरान एक के बाद एक जारहाना और धमकी आमेज बयान जारी कर रहा है और ईरान की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को भी बराह रास्त आगाह कर दिया गया है कि वो इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला ज़रूर लेगा। ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरान के निगरान वज़ीर ख़ारिजा अली बाकरी का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें निगरान वज़ीर ख़ारिजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को मुतल्ला किया है कि इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद ईरान इसराइली हुकूमत के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के अपने हक से किसी भी सूरत दस्तबरदार नहीं होगा और सेहूनी मुजरिमों को सज़ा देकर रहेगा।
अहम बात यह है कि इसराइल की जारियत की वजह से मशरिक़ वस्ता एक दफ़ा फिर जंग के दहाने पर पहुंच गया है। इसराइल ने अचानक 24 घंटे के दौरान हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हनिया को ईरान में और हिजबुल्लाह के नायब कमांडर फवाद शुक्र को लेबनान में कत्ल कर दिया, जबकि हमास की अल-क़स्साम ब्रिगेड के सरबराह मोहम्मद देफ को भी 13 जुलाई को कत्ल करने का दावा कर दिया। लेकिन माजी में इन तंजीमों की मरकजी क़यादत को इसराइल ख़त्म कर चुका है, मगर फिर भी ये मुज़ाहिमती तंजीमें ना सिर्फ कायम रहीं बल्कि मज़ीद शिद्दत के साथ काम जारी रखा और जो नई क़यादत सामने आई वो ज़्यादा सख्त गिर नज़र आई। इस हवाले से अल जज़ीरा में शाया होने वाले तज्ज़िये के मुताबिक इसराइल गुज़िश्ता कुछ दिनों में अपने कई अहम मुखालिफिन को मार चुका है, जिनमें हमास और हिजबुल्लाह के अहम रहनुमा शामिल हैं। लेकिन जहाँ इसराइल के इक़दामात को उसकी ताकत का मुज़ाहरा समझा जा रहा है, तो वहीं ये भी मुमकिन है कि ये हलाकतें तमाम इसराइल मुखालिफ ग्रुप्स को मुत्तहिद होने का मौका फराहम करके इसराइल की सलामती और ख़ित्ते के लिए मज़ीद नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। हमास की क़यादत में एतदाल पसंद आवाज़ समझे जाने वाले इस्माइल हनिया के कत्ल ने मुमकिना तौर पर हमास को इसराइल के ख़िलाफ़ मज़ीद सख्त और समझौता ना करने वाले मौक़िफ़ की तरफ धकेल दिया है। इस्माइल हनिया को एक हकीकत पसंद सियासी रहनुमा के तौर पर जाना जाता था। उन्होंने माजी में कई दफ़ा जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात किए थे और अब भी वो इन्हीं कोशिशों में मसरूफ़ थे कि गज़ा में जंगबंदी हो जाए। माजी में इस तरह के वाक़े ने हमास के मौक़िफ़ को मज़ीद सख्त गिरी की तरफ धकेला है। 20 साल पहले मार्च 2004 में हमास के उमर रसीदा बानी शेख अहमद यासीन को इसराइल ने कत्ल कर दिया था। आर्टिकल के मुताबिक शेख अहमद यासीन की ज़ेर क़यादत हमास सऊदी अरब के साथ मुंसलिक थी और उसे आला दर्जे के हथियारों तक महदूद रसाई हासिल थी, मगर जब खालिद मिशल ने हमास की क़यादत संभाली तो वो हमास को ईरान के ज़्यादा करीब ले गए। सऊदी अरब के बरक्स ईरान हमास को रॉकेट डिज़ाइन और दीगर फौजी टेक्नोलॉजी फराहम करने लगा। 2017 में इस्माइल हनिया की जानिब से सियासी विंग की क़यादत संभालने तक हमास मुकम्मल तौर पर ईरान के असर वसूख में आ चुके थे और उसने आला दर्जे के हथियारों का एक ज़बरदस्त ज़ख़ीरा भी बना लिया था। इसी तरह माजी में इसराइल की जानिब से हिजबुल्लाह के लीडर के कत्ल ने उन्हें भी एक सख्त गिर मौक़िफ़ की तरफ धकेल दिया था। इसराइल ने 1992 में हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल अब्बास मसूवी को उनकी अहलिया और 6 साला बच्चे के साथ कत्ल कर दिया था। अब्बास मसूवी की मौत के बाद हिजबुल्लाह की क़यादत संभालने वाले हसन नसरुल्लाह ज़्यादा करिश्माती और मौसर रहनुमा साबित हुए। हसन नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह के इलाकाई असर वसूख और ताकत को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। हसन नसरुल्लाह को हिजबुल्लाह के कमांडर फवाद शुक्र के उरूज का क्रेडिट भी दिया जाता है और फवाद शुक्र के बारे में यह ख्याल किया जाता है कि उन्होंने हिजबुल्लाह को जदीद तरीन असलहे तक रसाई दिलवाई, जिनमें जदीद तरीन गाइडेड मिसाइल्स और लॉन्ग रेंज रॉकेट शामिल हैं। अगर माजी में इस तरह के कत्ल के नताइज पर नज़र डाली जाए तो ये नहीं कहा जा सकता कि किसी मिलिट्री कमांडर या इस्माइल हनिया जैसे रहनुमा का कत्ल इन ग्रुप्स को इसराइल का कम ताकतवर दुश्मन बनाएगा। तारीख बताती है कि इसराइल की जानिब से किसी आला सियासी या फौजी रहनुमा का कत्ल, जिसे इब्तिदा में तो गेम चेंजर के तौर पर समझा जाता था, मगर बाद में इस मकतूल शख्सियत की जगह एक नए पुरअज़म और माहिर शख्स ने ले ली। गुज़िश्ता 40 सालों में इसराइल की पॉलिसी कत्लो गरत गरी पर ही मुनहसिर रही है और यह हिकमत अमली अक्सर नाकाम ही साबित हुई है। ख़ास तौर पर हिजबुल्लाह के रहनुमा अब्बास मौसूवी के कत्ल को इसराइल की एक गलत हिकमत अमली तस्वुर किया जाता है। अब्बास मौसूवी की ज़ेर क़यादत हिजबुल्लाह एक छोटी मलेशिया हुआ करती थी। इसका सबसे ताकतवर हथियार खुदकुश हमले हुआ करते थे और हिजबुल्लाह लेबनान से इसराइली फ़ौज पर मौसर हमले नहीं कर सकती थी। लेकिन जब हसन नसरुल्लाह ने क़यादत संभाली तो उन्होंने फवाद शुक्र की सरबराही में जनूबी लेबनान से इसराइली फोर्सेस पर रॉकेट और गोरीला हमले करने शुरू कर दिए और फवाद शुक्र के हमलों ने सन 2000 में इसराइल को लेबनान छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, जो इसराइल की किसी भी अरब फौजी क़ुव्वत के खिलाफ पहली शिकस्त थी। लेकिन इसके बावजूद इसराइल ने अपनी गलती से सबक नहीं सीखा और 2003 में हमास के बानी शेख अहमद यासीन और उस वक्त उनके असिस्टेंट इस्माइल हनिया को मारने की कोशिश की, मगर वो दोनों इसराइल के फ़िज़ाई हमले में बच गए थे। लेकिन इसके 1 साल बाद इसराइल शेख अहमद यासीन को कत्ल करने में कामयाब हो गया और नतीजे में खालिद मिशल उभर कर सामने आए और वो हमास का ईरान के साथ इत्तेहाद बनाने में कामयाब हो गए, जो इसराइल के लिए तबाहकुन साबित हुआ। अब भी तारीख अपने आप को दोहराएगी। इस्माइल हनिया की मौत के बाद खालिद मिशल मुतवक्के तौर पर दोबारा हमास के सियासी विंग की सरबराही करेंगे और वो इसराइल से मुज़ाकरात पर इस्माइल हनिया की निस्बत कम राजी होंगे। इसी तरह इस्माइल हनिया का तेहरान में कत्ल करके इसराइल ने ईरान को इसराइल पर जवाबी हमले के लिए मजीद उकसाया है, क्योंकि माजी के मुकाबले में इसराइल ने तेहरान में एक हाई प्रोफाइल मेहमान को कत्ल करके ईरान की खुद मुख्तारी की खुली तौहीन की है। और इस हमले ने यह बात भी वाज़ेह की है कि इसराइल ईरान के अंदर उसके जौहरी तनसीबात को भी निशाना बनाने की सलाहियत रखता है, जिससे ईरान पर लाजिम हो गया है कि वो अपनी खुद मुख्तारी को बहाल करे। इसराइल ने हाई प्रोफाइल कत्ल के जरिए एक अलामती फतह तो हासिल कर ली है, मगर उसके साथ साथ उसने अपने सख्त तरीन मुखालिफिन को मजीद सख्त पोजीशन संभालने पर भी मजबूर कर दिया है, जिससे खित्ते में वसी जंग का खदशा है। इस्माइल हनिया को
आज कतर के दारुल हुकूमत दोहा के शाही कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस मौके पर गजा में हमास के नायब सरबरा खलील हया समेत दीगर क़यादत भी मौजूद थी। खलील हया को इस्माइल हनिया की शहादत के बाद उनके मुमकिन जानशीनों में से एक के तौर पर देखा जा रहा है। अल जज़ीरा के मुताबिक जनाजे में खलील हया ने इस्माइल हनिया के रिश्तेदारों से कहा कि उन्हें यकीन है कि इस्माइल हनिया का खून फतह, वक़ार और आज़ादी लाएगा। सिर्फ यही नहीं, कल लबनान में हिजबुल्लाह के नायब कमांडर फवाद शुक्र की भी तदफीन कर दी गई थी। और इस दौरान खिताब करते हुए हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने इसराइल को धमकी देते हुए कहा कि थोड़ा हंस लो, क्योंकि अब तुम बहुत ज़्यादा रोने वाले हो। तुम्हें मालूम नहीं है कि तुमने कौन सी सुर्ख लकीर पार कर दी है। ये मुहाज अब एक नए फेज़ में दाखिल हो चुका है और ये माजी से मुख्तलिफ है। Laugh a little because you will cry a lot. You don't know what red lines you have crossed. You don't know what kind of an aggression you carried out and where you took this conflict. That is why you should know all the fronts have entered a new phase different from the past. हिजबुल्लाह ने कल इसराइल पर मुतादिद रॉकेट्स फायर किए थे, मगर इसराइली मीडिया के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और ज़्यादातर रॉकेट्स को हवा में ही नाकारा बना दिया गया, जबकि चंद एक आबादी से दूर इलाकों पर जा गिरे। हिजबुल्लाह और इसराइली फोर्सेस माजी में भी आमने सामने आ चुकी हैं, मगर अब इन दोनों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ है। 2006 में 34 दिन तक हिजबुल्लाह ने इसराइल के साथ लड़ाई की थी। इस जंग के बाद जहां इसराइल ने अमेरिका की मदद से अपनी फौजी ताकत मजीद बढ़ाई है और रॉकेट्स को फिजा में तबाह करने के लिए आयरन डोम तैयार किया है, तो हिजबुल्लाह ने भी ईरान की मदद से अपनी फौजी ताकत में काफ़ी इजाफा किया है। अहम बात यह है कि अभी तक ईरान ने इस्माइल हनिया पर हमले की तफसीलात जारी नहीं की हैं, लेकिन इस हवाले से एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है जिसमें पासदारान इंतक़लाब, इंटेलिजेंस और पुलिस हुक्काम शामिल हैं। मगर कल अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया था कि इस्माइल हनिया को 2 माह पहले प्लांट किए गए बॉम्ब के जरिए निशाना बनाया गया। अखबार ने निशाना बनने वाली बिल्डिंग की तस्वीर भी शाया कर दी थी। सूरत हाल किस तरफ जा रही है, बात करेंगे माहिर मशरिक़ वस्ता उमूर कामरान बुखारी से। कामरान बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया मशवरा ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर एक दफ़ा फिर बात हो रही है कि मामला पता नहीं किस तरफ जाएगा, अनसर्टेनिटी है, जंग की तरफ ना चला जाए। ईरान ज़ाहिर दावे कर रहा है, एक एम्बैरसिंग मूवमेंट है उनके लिए। हिजबुल्लाह की तरफ से भी दावे हो रहे हैं। बहुत दफ़ा ऐसी सूरत हाल हुई कि हमने आपके सामने सवाल रखा कि क्या फिर कोई जंग के खतरात मंडला रहे हैं, कहाँ मामला जा रहा है। एक दफ़ा फिर यही खदशात का जिक्र किया जा रहा है। आपके ख्याल में कोई ऐसा रिस्पॉन्स आ सकता है कि जिसके बाद इसराइल उन्हें रिस्पॉन्ड करे और जंग की तरफ मामला जा रहा हो? क्या देख रहे हैं? जी, इसका खदशा तो है, क्योंकि देखें एक राउंड हुआ था अप्रैल के अंदर कि जिसमें जवाबी कार्रवाई पहली दफ़ा ईरान ने की। पहली तरफा बराह रास्त जो है इसराइल पे हमला, मिसाइल और ड्रोन कोई 300 के करीब दागे उन्होंने, लेकिन वो मामला वहीं पे रफा दफा हो गया क्योंकि वो अलामती था। उन्होंने पहले से जो है इस बात की जो है वो तो सारी बाज़गश कर चुके थे और बता चुके थे कि ये होना है। और जो इसराइल के हलीफ हैं अमेरिका और फ्रांस और खित्ते के अंदर जॉर्डन और सऊदी अरब और यूएई, उन्होंने मिलके जो है वो मामला जो है वो बेसिकली वो रोक दिए। वो जितने ड्रोन आए थे और मिसाइल और फिर कुछ जो है उनके जो एंटी मिसाइल सिस्टम है उन्होंने उसका मुकाबला किया। अब मसला ये है कि अब वो एस्केलेटरी लैडर पे और भी ऊपर चढ़ चुके हैं, क्योंकि अब जो है बिल्कुल ईरान की जो वीकनेस है अंदरूनी सिक्योरिटी की वो सबके सामने आया है कि उनको कानो कान खबर नहीं हुई और उनके दारुल खिलाफा के अंदर आकर और एक ऐसे वक्त में जबकि उनका सदर हलफ ले रहा था, कुछ ही घंटे के बाद हमास के जो सेंट्रल लीडर हैं उनको जो है वो असैसिनेट कर दिया गया। अब इसके लिए उसको जवाबी कार्रवाई करनी है और वो अपने हलीफों के साथ मिलकर करेगा। इस दफ़ा ये है कि मुझे लगता है कि ईरान भी जो है अपना मिसाइल और ड्रोन दागेगा और हूतियों की तरफ से भी होगा और हिजबुल्लाह से तो होना ही होना है, और शायद जो है शाम और इराक के जो मिलिशियाज हैं वो भी कोई कार्रवाई में शामिल हों। तो देखना यह है कि क्या इस दफ़ा जो है कोई नुकसान होगा इसराइल का। अगर इसराइल का नुकसान हो जाता है तो फिर हम ऐन मुमकिन है कि हम जो है डायरेक्ट एयर स्ट्राइक्स इसराइल की जानिब, जो कि पिछली दफ़ा इसराइल ने गुरेज किया था, तो इस दफ़ा वो शायद हो। और एक वर्स्ट केस सिनेरियो में अमेरिका भी इसमें जंग में जो है शायद शामिल हो जाए। डिपेंड करता है कि वो कितना एक्सट्रीम सिनेरियो होगा। अच्छा, और आपको लगता है कि इतनी कैपेबिलिटी ईरान में है कि ऐसा नुकसान पहुंचा सके? ज़ाहिर है क्योंकि अपनी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं उन्हें बहुत इंप्रूव किया है इसराइल ने, कि हिजबुल्लाह के ज़रिए, प्रॉक्सीज़ के ज़रिए या डायरेक्ट नुकसान पहुंचा सके इसराइल को और फिर एक जंग की तरफ मामला चला जाए।
जी, बहुत अहम सवाल किया आपने। इसमें ईरान की एक तो कमज़ोरियां हैं और उनके मतलब लिमिट है ना, कमज़ोरी कह लें या लिमिट्स कह लें उनकी कैपेबिलिटी के अंदर। तो लेकिन पिछली दफ़ा से कुछ ज़्यादा करना है। इसका मतलब यह है कि बहुत अतराफ से इसराइल को जो है मुकाबला करना पड़ेगा। उनके जो एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं और जो उनके हलीफ हैं उनको बहुत सारे डायरेक्शन से जो प्रोजेक्टाइल्स हैं उनका मुकाबला करना पड़ेगा। अगर उसमें से एक दो भी निकल आए और उन्होंने जाके बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, 20-30 लोग मारे गए किसी जगह के ऊपर, तो फिर इसराइल जो है के पास कोई चॉइस नहीं होगी, क्योंकि उसको जवाब देना है। और फिर वो जो नहीं कर रहा अब तक, यानी बराह रास्त ईरान पे हमला नहीं कर रहा, फिर हम वो देखेंगे। लेकिन ये भी देखें कि ईरान को ये पता है कि इस किस्म का सिनेरियो हो सकता है, तो वो एस्केलेट तो नहीं करना चाहेगा, लेकिन पिछली दफ़ा की शिद्दत से ज़्यादा कार्रवाई करना चाहेगा। और उसके साथ साथ अपना जो उनका वो नहीं चाहते कि कोई बड़ी जंग छिड़ जाए, क्योंकि अभी जो वो एक्सपोज हुए हैं, उनकी कमज़ोरियां एक्सपोज हुई हैं, वो और मज़ीद होगा। तो वो उस लेवल पे उनका नहीं है जाने का अपना इरादा ईरान का। लेकिन साथ ही साथ कैसे वो जो है ना परफेक्ट फार्मूला ढूंढें कि जिसमें वो कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये उनके लिए बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट से करने हैं या सियासी जमातों से करने हैं? महमूद खान अचकज़ई ने करने हैं या किसी और ने करने हैं? इस हवाले से तहरीक इंसाफ की कन्फ्यूजन बढ़ती जा रही है। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद भी कर रहे हैं, उसे तंज का निशाना भी बना रहे हैं, साथ ही मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार भी कर रहे हैं। इमरान खान ने 3 दिन पहले एक बयान में कहा कि हमने महमूद खान अचकज़ई को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया है, फौजी क़यादत अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे तो हम मशरूत मुज़ाकरात करेंगे। मगर साथ ही उन्होंने कह दिया कि घर का कोई बच्चा बिगड़ जाए तो उस पर इस्लाह की गर्ज से तनकीद करना जमहूरियत का हुस्न है। फिर 2 दिन पहले हमारे प्रोग्राम में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस बात पर सवाल उठा दिया कि क्या इमरान खान की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पर महमूद खान अचकज़ई तैयार भी है या नहीं। और फिर आज ख्वाजा आसिफ ने पोस्ट किया कि महमूद खान अचकज़ई इमरान खान के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात में उनकी नुमाइंदगी करेंगे। मैंने रात टीवी शो में कहा था कि मेरी दानिश में यह मुमकिन नहीं है। मैंने महमूद खान अचकज़ई साहब से यह सवाल आज कौमी असम्बली में मुलाकात में पूछा तो उनका जवाब नफ़ी में था कि वो ये किरदार अदा नहीं कर सकते। बानी PTI की तजवीज़ हमेशा की तरह गैर संजीदा, खुलूस से आ रही सियासी शोबदाबाजी के अलावा कुछ नहीं। और गुज़िश्ता रोज़ी महमूद खान अचकज़ई ने मेज़बान सना मिर्ज़ा से बात करते हुए कह दिया कि इस्टेब्लिशमेंट से अगर मुज़ाकरात होने हैं तो उनकी बाइज़्ज़त वापसी के लिए होने चाहिए। सियासी जमातों के किरदार के हवाले से भी उन्होंने तफसीली बात की। खान साहब कुव्वत के साथ कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करना चाहता हूं, फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, लेकिन दूसरी तरफ से बज़ाहिर खामोशी नजर आती है। हुकूमत ये कह रही है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहते। ये हमारी अपनी अफवाज है, हम सब गलतियां कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट से अगर हमारे मुज़ाकरात होने हैं तो उनके साथ मुज़ाकरात उनकी हॉनरेबल रिट्रीट के लिए होने चाहिए। बस ठीक है, उनको भी रास्ता दो, शहबाज भी आज चला आया जिस तरह आया है। बस मैं आज भी तजवीज करता हूँ कि इसका इलाज ये है कि कौमी हुकूमत बनाई जाए जिसमें मियां नवाज शरीफ हो, पीपल्स पार्टी की तारीफ की इंसार की हो, फलानी जमात की हो, जमात लोग सब मिल बैठ के 3 महीने के लिए कौमी हुकूमत बनाए। इन 3 महीनों में वो सारे इतराज़ात जो हमारे हैं कि वोट कैसे डालना चाहिए, कैसा होना चाहिए, जो जमातों के इतराज़, ये मिल के वी शुड गो टू फ्रेश इलेक्शंस और फिर हम सबको जो भी जीते जिंदाबाद, वरना हम सब जिम्मेवार होंगे। और इसके साथ ही आज खबर आ गई है कि तहरीक इंसाफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी से राब्ते के लिए तैयार है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने हुकूमती इत्तेहाद से राब्तों का फैसला कर लिया है और अपोजिशन इत्तेहाद और हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान मुज़ाकरात के मामले पर महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद जल्द हुकूमती इत्तेहादियों से रब्ता करेगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से नून लीग और पीपल्स पार्टी से बाज़ाब्ता रब्ता किया जाएगा। नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी से मुज़ाकरात के लिए आइंदा हफ्ते राब्तों का इम्कान है और महमूद खान अचकज़ई सियासी जमातों से रब्ता और मुशावरत करेंगे। मुज़ाकरात के हवाले से कन्फ्यूजन के बारे में आज चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि मुज़ाकरात से मुताल्लिक हमारी तरफ से कोई कन्फ्यूजन नहीं है। महमूद खान अचकज़ई की ख्वाहिश थी कि वो सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करें। इस पर इमरान खान ने कहा कि हमारी तरफ से इजाज़त है, वो कोई पेशकश लेकर आते हैं तो हम इस पर गौर करेंगे। महमूद खान अचकज़ई साहब की मुज़ाकरात रिलेटेड है, ये लोग कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाह रहे होंगे। मैं एक बार फिर वाज़ेह कर दूं, महमूद खान अचकज़ई साहब की ख्वाहिश थी कि वो डायलॉग करें पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ। ये मैसेज खान साहब से अप्रूव होकर के आया था। उन्होंने कहा था वो बिल्कुल ज़रूर कर ले, हमारी तरफ से परमिशन है। और साथ ही साथ यही कह दिया था कि अगर महमूद खान अचकज़ई साहब कोई प्रपोजल लेके आते हैं तो हम उनको कंसिडर करेंगे। कोई ऐसी मिसट्रस्ट नहीं है, महमूद खान अचकज़ई के पास फुल अथॉरिटी है और
कंप्लीट कॉन्फिडेंस है खान साहब की कि अगर वो करना चाहते हैं तो वो कर ले, इसमें हमारी तरफ से कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और आज ही पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कौमी असम्बली में खिताब के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुखातिब करके कहा कि आएँ कोई डायलॉग ओपन करें, अपने मुल्क को बचाएं। आए हम अपने घर को ठीक करें और खुदा के लिए कोई डायलॉग ओपन कर लो। अब भी जनाब वजीर आजम, मैं आपसे गुजारिश करूं, यू आर एट दी हेल्म ऑफ दी अफेयर, आए कोई डायलॉग ओपन करें, अपने मुल्क को भी बचाएं, सियासत करें, जरूर सियासत करें। आपका अगर कोई बंदा गिरफ्तार है उसकी बात करें, उसको गिरफ्तार ना होने की, उसको आजाद होने की बात करें, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक हो जाएं और यहाँ बैठकर जो आप बात करें वो हमांगी की करें। लेकिन इमरान खान 3 दिन पहले एक बयान में कह चुके हैं कि हम इस कठपुतली हुकूमत के बजाय असल फैसला साज फौजी क़यादत के साथ मुज़ाकरात को तरजीह देते हैं। हमारे साथ सीनियर साहब ज़कार आसमा शराजी साहिबा और मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शामी साहब, ज़ाहिर है पहले अचकज़ई साहब का नाम आया तो कहा गया कि सियासी जमातों से वो मुज़ाकरात करेंगे, फिर अचानक तहरीक इंसाफ ने यू टर्न लिया, इमरान खान साहब ने कहा कि फ़ौजी क़यादत से ही मुज़ाकरात होंगे, अचकज़ई साहब हमारे नुमाइंदा, फ़ौजी क़यादत अपना नुमाइंदा दे, फिर बिगड़ा बच्चा वाली बात, शदीद तनकीद, फिर अचानक अब ये बात कि जी सियासी जमातों से ही मुज़ाकरात होंगे। क्या तहरीक इंसाफ फैसला नहीं कर पा रही है या आपको कोई हिकमत अमली नज़र आती है सारे के सारे यू टर्न्स के पीछे, बयानात देने और एक कदम आगे बढ़ने, 2 कदम पीछे जाने में? शाहजेब साहब शुक्रिया। देखिए, कोई हिकमत अमली तो नजर नहीं आती, बस कन्फ्यूजन नजर आता है, अभाम नजर आता है। फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। लेकिन एक बात है कि ख्वाहिश तो पैदा हो रही है कि मुज़ाकरात हों। अब कभी इधर की बात है, कभी उधर की बात है। अब ये जो अलायंस बना है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, तरीके से तो ना इत्तेहाद चल सकते हैं, ना कोई मुज़ाकरात की बात हो सकती है, और ना ही ये हो सकता है कि महमूद खान अचकज़ई को एक बार एक हुक्म दे दिया जाए, दूसरी बार दूसरा हुक्म दे दिया जाए। उनका एक अपना मैंडेट होना चाहिए। जो इत्तेहाद की जमातें हैं वो खुद फैसला करें और वो महमूद खान अचकज़ई जो है वो अपनी जिम्मेदारी संभालें और जिससे बात कर सकते हैं उससे बात करें, जिससे बात हो सकती है उससे बात करें। और इमरान खान साहब जरा बैक सीट पे बैठ जाएं। और ये मगर इस तरह हो नहीं रहा, तो जो हो रहा है तो उससे तो लगता है कोई नतीजा नहीं निकलेगा और बस अभाम पैदा होगा। और इसी तरीके से अपनी अपनी जगह सारे जो किरदार हैं वो अपना काम करते रहेंगे या काम दिखाते रहेंगे। और इस तरह खान साहब जो हैं हो सकता है उनको भी कोई रिलीफ मिलता चला जाए, हो सकता है उनकी मुश्किलात में इजाफा होता चला जाए, हो सकता है हुकूमत की मुश्किलात बढ़ जाए या कम हो जाए। लेकिन गोया हर एक ने अपना अपना काम करना है और एक दूसरे की तरफ देखते रहना है और कोई कदम आगे नहीं बढ़ाना है, तो इससे तो फिर कोई मसला हल नहीं होगा। इस वक्त इमरान खान की भी ज़रूरत है, PTI की ज़रूरत है और हमारी रियासत की भी ज़रूरत है कि इस मुल्क में टेंशन ख़त्म हो। आप दुनिया में देखें क्या हो रहा है और किस तरह बादल मंडरा रहे हैं। मगर इस सब में और ज़ाहिर खित्ते के हालात जो हैं वो बहुत नाजुक नज़र आते हैं। पाकिस्तान में एक अलग ही मामला नज़र आ रहा है। बट आसमा साहब, आपको लग रहा है कि फाइनली ये इदराक हो गया तहरीक इंसाफ को कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं हो पाएंगे, तनकीद भी करना, मुज़ाकरात भी, बात भी करना, हीट भी बढ़ाना, ये नहीं हो पाएगा और हुकूमत से ही करने हैं, या फिर महमूद खान अचकज़ई साहब को मैंडेट देंगे फिर पीछे हट जाएंगे? जी बहुत शुक्रिया शाहजेब। देखिए, पहली तो बात ये समझने की ज़रूरत है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के साथ बात करने के लिए तैयार क्यों हैं, तैयार क्यों रहे हैं और उसका जवाब क्या है। उसके तनाजुर में अगर देखा जाए तो आज की जो डेवलपमेंट है जिसमें कि राजा परवेज़ अशरफ साहब ने ऐवान में खड़े होकर ये कहा है कि बातचीत की जाए और आगे बढ़ा जाए और महमूद खान अचकज़ई साहब भी किसी तरीके से सामने आए, तो वो एक इदारा जाती फ़ैसला है जो कि हमारी इत्तलात हैं कि इदारे की तरफ से ये कहा गया है कि इमरान खान साहब के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे, जो कि उनकी पेशकश थी उसके बाद। तो लिहाजा एक वो दरवाज़ा जो है वो बंद हुआ है और उस दरवाज़े को खोलने के लिए और उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए ज़ाहिर है कि रियासत इंटरेस्टेड ज़रूर है कि अगर हम बराह रास्त बात नहीं करेंगे तो फिर किसी न किसी को बात करना है और वो हुकूमत हो सकती है। अब ये जो सूरत हाल है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ स्टैंड करती है,
महमूद खान अचकज़ई साहब कहाँ स्टैंड करते हैं, और वो जो अलाइंस जिसकी कि अभी शामी साहब भी बात कर रहे थे, जिसका अभी तक कोई एक इजलास भी उस तरह से नहीं हो पाया जो डिटर्मिन करे कि शराइत क्या है, कंडीशंस क्या हैं और किस तरह से आगे बढ़ना है, वो किस जहद के अंदर जो है वो आगे जाएगा। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे है। अभी बैरिस्टर गौहर की आप बात सुना रहे थे, वो ये कहते हैं कि अचकज़ई साहब के पास पूरा मैंडेट है, वो बात करें, वो क्या बात करें, वो क्या बात करेंगे, उनके पास गारंटी क्या है कि अगर वो कोई बात मानते हैं, मनवाते हैं, तो इमरान खान साहब उसके ऊपर खड़े रहेंगे और उस बात को तस्लीम करके आगे बढ़ेंगे। उनके पास क्या गारंटी है कि शराइत जो हैं वो इमरान खान साहब की रिहाई से आगे जो पार्लियामेंट की बालादस्ती या फिर जो फ़ौज का सियासी किरदार ख़त्म होना चाहिए उस तक भी जा पाएगी या नहीं जा पाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मैंडेट या खान साहब ने अपना मैंडेट इवन अपने चेयरमैन को भी दे रखा है कि वो इस पर क्लैरिटी के साथ जो है वो आगे बढ़े। तो एक तरफ तो उन्होंने जो ये अपनी तबाह आजमाई की है कि किसी तरीके से ये कम्युनिकेट किया जाए कि वो फ़ौज के नुमाइंदे के साथ बात करेंगे, और दूसरी जानिब फ़ौज की तरफ से जो इस वक्त तक का वाज़े इनकार है वो ये बात साबित करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमातों के साथ बात करेगी, और ये टाइम जो है ये पाकिस्तान की हुकूमत या सियासी जमातें जो इस वक्त पावर में हैं वो डिसाइड करेंगी कि तहरीक इंसाफ के साथ उनको किस तरह से कब और किन शराइत के ऊपर बातचीत करनी है। फिलहाल इस वक्त जो है वो नज़र आता है जी। और शामी साहब, ये जो मामला है ज़ाहिर इमरान खान साहब की तरफ से तनकीद का जो पहलू है और महवर है वो ये था कि मैं इदारे पर नहीं शख्सियात पर तनकीद कर रहा हूं, शख्सियात से गलती हो सकती है। इदारे की तरफ से जवाब ये आ रहा था कि जी शख्स कोई नहीं है, हम इदारे के तौर पर ले रहे हैं, और ज़ाहिर है फिर उसको इंतशारी टोला करार दिया जा रहा था। खान साहब क्या कामयाब नहीं हुए अपने हिकमत अमली में, या फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, जहां तक शख्सियात का ताल्लुक है तो जो फौज का अदारा है उसके हवाले से तो ये बात नहीं की जा सकती। वहाँ तो जो फर्द वाहिद है, जो कमांडर होता है, उसी का हुक्म चलता है, उसके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये कुछ सियासी जमातें नहीं हैं, वहाँ तो कोई इख्तलाफ राय की गुंजाइश होती है और लोग मुख्तलिफ तरीके से सोचते हैं और मुख्तलिफ तरीके से एक्ट और रिएक्ट कर सकते हैं। अगरचे अब हमारी अपनी सियासी जमातों में इसकी गुंजाइश भी बहुत कम रह गई है। इसके बावजूद सियासी जमातों का नज़्म एक और तरह का है और हमारी फौज का नज़्म एक और तरह का है। तो यहाँ आप कहें कि अगर आप सिपा सालार को निशाना बनाएंगे तो फौज को निशाना नहीं बनाएंगे। सिपा सालार और फौज जो है एक दूसरे से अलग नहीं होती, वो सिपा भी है और सालार भी है, वो दोनों को आप इकट्ठा रखते हैं और इकट्ठा ही उनसे डील करते हैं। हाँ, अगर मार्शल लगा हो और फौजी क़यादत ने मुल्क को संभाला हुआ हो तो फिर आप एक मुख्तलिफ बात कर सकते हैं। तो इस वक्त तो जो हुकूमत कायम है और फौज एक अदारे के तौर पर उसकी पुष्ट पे खड़ी है, तो खान साहब को तौन व करहन जल्द या बदेर उसी हुकूमत से बात करनी होगी और उसके इत्तेहादियों से बात करनी होगी। और उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि वो अपना जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है उसका एक नज़्म कायम करें और उस नज़्म को आगे बढ़ने का मौका दें, ताकि उन्हें फिर ये बार बार जो ना रोकने की ज़रूरत होगी ना टोकने की ज़रूरत होगी। तो बिगड़े हुए बच्चे तो सारे ही हैं। आप किसके बारे में कह सकते हैं कि बता बच्चा फला बच्चा बहुत अच्छा है और फला ने बड़ी ट्रॉफी जीत के लाया है और उसे बड़ा हर क्लास में अव्वल आता रहा है। जितने भी बच्चे हमारे सामने हैं उनके तो सारे मामला हम वाकिफ हैं उससे। तो इसलिए एक दूसरे को अब ताने देने का मामला नहीं है, ना कोई एक दूसरे को दुरुस्त करने का मामला है, अपने आप को दुरुस्त करने का मामला है। और सारे अपने आप को दुरुस्त करेंगे तो हर चीज दुरुस्त होती चली जाएगी। आसमा, आप बताइएगा, ज़ाहिर है 9 मई से पहले भी तहरीक इंसाफ के अंदर ये सोच पाई जाती थी, उसका कहीं ना कहीं इजहार भी किया जाता था कि खान साहब बड़े पॉपुलर हैं, वो शख्सियात वो तो कभी फौज को पर तनकीद करते ही नहीं हैं, वो तो ज़ाहिर है कौम को एक बाप के हैं, बेहतरी की बात करते हैं। खान साहब ने फिर पिछले दिनों इस बात का इजहार किया। आगे से जवाब यही आ रहा है कि जी आप इदारे को ही टारगेट कर रहे हैं, आप शख्सियात को नहीं कर रहे हैं। खान साहब कहीं ना कहीं कामयाब हुए या कोई कामयाबी उन्हें नहीं मिली है पिछले 1-1.5 साल में इस हवाले से?
मेरा नहीं ख्याल उनको शाहजेब को कामयाबी मिली है, क्योंकि वो अपनी पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाना चाहते थे कि वो इख्तिदार के लिए नहीं लेकिन कम अज़ कम इख्तियार के लिए जो है वो आगे बढ़ें और एक ऐसी जगह पे आ जाया जाए जहाँ पे हर फैसला इवन बाहर होने से के इख्तिदार से बाहर होने के बावजूद इमरान खान साहब जो है वो करें। लेकिन जो उन्होंने आर्मी चीफ़ को या सिपाही सालार को जिस तरह से टारगेट किया, उनका ये ख्याल था कि उनकी जो सपोर्ट इदारे के अंदर हो सकती है वो शायद उनको कोई फ़ायदा मंद उनके लिए होगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको अब ये रियलाइज़ हो गया है कि आर्मी जो है उसके अंदर कमांड, जो भी बात हो रही थी कि कमांड बहुत मजबूत है और उनको शायद खातिर खा जो कामयाबी है वहाँ पे नहीं हो सकती। और उन्होंने जो तनहा करने की कोशिश की है उल्टा उसका उनको नुकसान हुआ है कि अब उनकी जमात के अंदर भी जो है ये आवाज़ें उठ रही हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो बात करें और राहो रस्म जो है वो बढ़ाएं। तो मेरा ख्याल है एक तो वो मुकम्मल उनका जो एक अंडरस्टैंडिंग वहाँ से उनको ना समझे कि हो गई है कि पहले ये तासुर ज़रूर मौजूद था कि कहीं ना कहीं कुछ रिटायर्ड लोग हैं या कुछ उनको सपोर्ट मौजूद है। वो जब उनकी उम्मीद ख़त्म हुई है तो उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि मैं फ़ौज के साथ जो है वो बात करना चाहता हूँ। तो अब अगर उसको देखा जाए तो इमरान खान साहब की जो स्ट्रैटेजी थी कि वो आप मकबूलियत के साथ जो है वो कबूलियत करें या पावर टॉक्स टू पावर, तो मेरा ख्याल है कि उसमें सरे दस्त उनको कामयाबी नहीं मिली है। इसी वजह से वो जो है वो उन्होंने कहा कि नुमाइंदा मुकर्रर करें, वो नुमाइंदे के साथ बात करने के लिए तैयार है। मगर मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता इस रियलाइजेशन के बाद इमरान खान साहब जो हैं वो सियासी कुव्वतों के साथ भी बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन आज भी जो महमूद खान नचकज़ई की बात आप सुनवा रहे थे, जो कौमी हुकूमत बनाने और उसके बाद इलेक्शन में जाने की बात कर रहे हैं, ये एक नई बात है। और इस नई बात के ऊपर जो है अगर हालात जो कि सरे दस्त नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर हालात उस तरफ गए कि जहाँ पे हुकूमत या रियासत को ये फ़ैसला करना है कि आपको निगोशिएट करके किसी एक जगह जाना है, तो शायद इस मामले के ऊपर बात हो। लेकिन सरे दस्त लगता नहीं है कि हुकूमत जो है उसके साथ इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को बिलाखिर सियासी जमातों के साथ ही बात करना है, पार्लिमानी कमेटी के अंदर ही बात करना है, पार्लियामेंट के साथ ही बात करना है, जो नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया तज़िया, आपने सुना तहरीक इंसाफ ने आखिर क्या फ़ैसला किया है। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खोसा साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। खोसा साहब, फाइनल फ़ैसला क्या है? क्या अचकज़ई साहब के ज़रिए अब सियासी जमातों से ही मुज़ाकरात करने हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ज़ाहिर है कोई नुमाइंदा मुकर्रर करना या कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया? देखें, ये आज भी अगर आप देखें तो नेशनल असेंबली के फ्लोर पर तो बड़ी खुल के बातें हुई। ख़ुद राजा परवेज़ अशरफ साहब ने भी जो बड़ा एक बहुत माकूल और बहुत जो है मुनासिब किस्म की उन्होंने भी जो है फरमाया कि हम किस तरह से इंतशार फैलाए हुए हैं, पहले अपना घर तो सीधा कर लें और तभी हमारी आवाज़ जो है दुनिया में भी सुनी जाएगी। तो उन्होंने भी बड़ी मुस्बत बातें की और प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ मुतवज्जह होकर कहा कि जब तक आप डायलॉग नहीं करेंगे तब तक जो है ये मामलात हल नहीं हो सकते हैं। और इसी तरह बैरिस्टर गौहर ने भी, चेयरमैन पीटीआई ने भी आज यही बातें की कि पहले अपना ज़रा घर तो ठीक कर लीजिएगा। तो मेरे ख्याल में हर तरफ से भी इसी चीज़ का जो है तकाजा भी है और एहसास भी है कि बिना एक बातचीत गुफ्तो शुनीद किए हुए मामलात आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और बंद गली में हम जिस फंसे हुए हैं, जिस नहज पर हम आ चुके हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा कोई और हल है। सो अगर खान साहब ने बिल्कुल ये मुनासिब बात की कि उन्होंने कहा इक़्तिदार तो इनके पास है नहीं, तो जो मुक़्तदर हल्के हैं उन्हीं से बात मुनासिब होगी, क्योंकि वे फॉरवर्ड तो तभी निकलेगा, ये भी उन्हीं को जाकर कहेंगे। तो बेहतर नहीं है कि अगर वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर देते हैं तो बात सूरत के साथ और तेज़ी के साथ होगी। बाहर कैफ चूँकि अचकज़ई साहब की ख्वाहिश थी और हर जमहूरी मेरे ख्याल में उसकी होनी भी ऐसा ही चाहिए, लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि ये जो हुकूमत है इसके पास जो मैंडेट तो है नहीं, ना अवामी मैंडेट है। तो फिर साहब ये क्या इमरान खान साहब फिर तो, क्या ये सोच के माने हैं कि चलें फिर ये हुकूमत ही उनकी नुमाइंदा है तो अचकज़ई साहब इन्हीं से मुज़ाकरात कर लें?
नहीं, अचकज़ई साहब सभी के साथ मुज़ाकरात, मुक़्तदर हलकों से भी मुज़ाकरात का उन्हें पूरा अख्तियार है और इसीलिए जहाँ तक हुकूमती हैं उनके साथ भी ज़रूर डायलॉग करें। देखिए, हम अपने जो असूली मौक़िफ़ है खान साहब उससे बिल्कुल पीछे नहीं हटे हैं। हम कहते हैं ये फॉर्म 47 की पैदावार है, हम कहते हैं कि ये फॉर्म 45 की जो है आप नताइज को दे दें और फिर जो भी बचता है, जो भी रहता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो बाकी मेंबरान हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं या मुत्तहिदा के जो भी हैं, फिर उनके साथ बात करना बिल्कुल बनता है, इसलिए कि वो आवाम के नुमाइंदा होंगे। इस वक्त जो है मगर साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में एक अहम बात की थी। आपने कहा था कि पीपल्स पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती है नून लीग के साथ खड़े रहना, और आप बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए अगर नो कॉन्फिडेंस की बात है, हम इनके साथ हुकूमत तो नहीं बनाएंगे, नो कॉन्फिडेंस के लिए जरूर इनसे बात की जा सकती है और पीपल्स पार्टी इनके साथ नहीं चलेगी। मगर फिर इमरान खान साहब से साफी ने सवाल किया अडियाला में, तो उन्होंने कहा हम किसी सूरत पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, चाहे नो कॉन्फिडेंस की क्यों ना बात हो। तो वो तो किसी भी सूरत तैयार नहीं थे, हालांकि आप हो या फिर दीगर रहनुमा हो, वो कम से कम चाहते हैं कि सियासी जमातों से बात की जाए, कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए। देखें, उनका जो बयानिया था जिस पर माशाअल्लाह कौम ने बहुत लब्बैक कह के पजीराई की, उनका यही था कि ये चोर डाकू हैं और उन्होंने ऐसा एक्सपोज किया कि आज बच्चा बच्चा भी कहता है गली गली में शोर है, मरियम के पापा चोर हैं। तो वो जो बयानिया एक नौजवानों में आया है और कौम ने जिस पर पजीराई लब्बैक कह के 8 फरवरी को जिस भरपूर अंदाज से वोट दिया है, लामहला उसका वो इसी चीज़ का मुतकादी है जो खान साहब कह रहे हैं। मगर बंद गली में आप फंसे हुए हैं, तो उसका वे फॉरवर्ड तो यही हो सकता है ना कि फॉर्म 47 वाले जो हैं, फॉर्म 47 वालों को निकाला जाए। और वो निकाला कैसे जाए, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखें, इलेक्शन मैनेजमेंट जो सिस्टम था, EMS जिसे कहते हैं, वो सभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को जो है ट्रेनिंग में, और हमें बुकलेट भी मिली थी, सभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को दिया गया था। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने गिनती के फौरन बाद, यानी पोलिंग बंद होने के बाद फौरन गिनती हुई और गिनती पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में हुई, और नताइज जो है ऐप जो दिया गया था, उस ऐप पर वो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए उन्होंने फ़ौरन भेजा जो इलेक्शन कमीशन के उस ऐप पर मौजूद है। वो अगर सिस्टम फेल हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर बिजली ना हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर उसे वो इरेज करना चाहें तो भी वो स्टोरेज में मौजूद है, महफूज रहता है। सो वो एक दिन का काम है, और वो तो ऑथेंटिक इसलिए है कि वो बराह रास्त इलेक्शन कमीशन के उस ये तो इसमें तो कोई ज़ाहिर जो इलेक्शन के दिन हुआ, जिस तरीके से नताइज डिले हुए, और जो आपका फॉर्म 45 का मुतालबा है और फॉर्म 47 को आप मुस्तरद करते हैं, उस पर तो जितनी जल्दी पेशरफ्त हो उतना ही अच्छा है, ताकि इस मुल्क में कम अज़ कम इलेक्शंस की कोई क्रेडिबिलिटी हो। बट अचकज़ई साहब यह आइडिया भी दे रहे हैं कि कौमी हुकूमत बनाई जाए, जिसमें मियां नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ सब मिलकर बैठकर 3 महीने के लिए कौमी हुकूमत बनाएं। उन 3 महीनों में वो सारे एतराज़ात जो हमारे हैं कि वोट कैसे डालना है, जमातों के एतराज़ात वो सब हों, इस्टेब्लिशमेंट को भी रास्ता दिया जाए कि वो रिट्रीट करे, ये बात कर रहे हैं। देखें, ये उनकी बुज़ुर्ग सियासतदान हैं, वो माशाअल्लाह तजर्बा रखते हैं। उनकी तजावीज़ जो हैं वो हमारे पास आएंगी। चूँकि मैं ख़ुद उस कमेटी का जो कोर कमेटी है उसका मेंबर हूँ, फिर खान साहब के पास सिफारिशात जाएंगी, बिलाखिर इमरान खान साहब ने उस पर जो है अपना जो भी फैसला देंगे हमारी मशावरत के साथ। लेकिन ये अचकज़ई साहब का ये वो एक तजवीज़ है, इसको ये ना समझें कि PTI का ये एक फ़ैसला है। अचकज़ई साहब की एक तजवीज़ है और बड़ी मस्बत तजवीज़ है, इस पे गौर करने लायक है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम इसको जो है आउटराइट किसी उससे मुस्तरद करते हैं। देखें, खानज़ादा साहब जो फंस गई है, जिस तरीके से मईशत चल नहीं रही है, मुल्क आगे बढ़ नहीं रहा है, पाकिस्तान जो है गुर्बत की दहलीज में धकेला चला जा रहा है। लोग बिजली के बिल ना दे सकते हैं, तेल नहीं कर सकते हैं, वो अपनी अजना से खुर्दनी खरीद नहीं सकते हैं, उनकी इस्तात से बाहर है, इलाज नहीं करवा सकते हैं, बच्चों को स्कूलों में नहीं भेज सकते हैं, किराए जो है घरों के वो पैसे नहीं दे पा रहे हैं। वो ज़रा उस अवाम का भी तो सोचिए, 25 करोड़ अवाम किस नहज पर पहुंच गई है। खुदारा इस मुल्क पर सभी को मैं समझता हूँ मिल बैठ कर ये जो है अवामी मसाइल की तरफ तवज्जो, बिल्कुल ज़ाहिर है अवामी मसाइल बहुत ज़्यादा है, मईशत का हाल बहुत बुरा है। और खुद साहब, आपको ये लग रहा है कि फाइनली
ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जो इशारे हुए, फिर अभी भी जो आपने बात की कि उसके बाद आपको लग रहा है कि यहाँ से एक रास्ता निकलेगा जब सियासी क़यादत से जोड़कर बैठेगी, ज़ाहिर एक मस्बत तब्दीली है, तभी आप कह रहे हैं कि ये बयानात अब इक़दामात में कन्वर्ट होंगे। देखें खानज़ादा साहब, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि अब हर एक की तरफ रियलाइजेशन एक फ्रस्ट्रेशन में बदलती जा रही है। मायूसी कभी नहीं आनी चाहिए। देखें, सियासी जमातें हमेशा उम्मीद दिलाती हैं अपना, जब आप आवाम में जाते हैं तो आप उनको उम्मीद दिलाते हैं, हल बताते हैं मसाइल का। अगर मायूसी की तरफ धकेल दिया जाए कौम को तो फिर बहुत खौफनाक नताइज आते हैं। उस नहज पर अब एक सोच पहुंच चुकी है कि बस बहुत हो लिया, इनफ इज इनफ, खुदारा आप मिल बैठ कर इसका हल की तरफ गामजन हो। ये नहीं हो सकता। मिसिंग पर्सन, अब देखें हमारे MNA इम्तियाज को, यानी आप मज़े का खेल है खान साहब, जरा सोचे खानज़ादा कि उसको एक एंटी करप्शन के केस में गिरफ्तार किया। वो जिस बंदे का 30 लाख का इल्ज़ाम लगाया वो आकर पेश हो गया, उसने कहा ये मेरा सियासी मुखालिफ ज़रूर है लेकिन इसका कोई इसमें ताल्लुक ही नहीं है 30 लाख रुपए के उसमें रिश्वत में या कोई किकबैक या कमीशन में इसने धेला नहीं लिया है। अब उसको रिलीज होना था 31 तारीख को, तो 31 को रात को, यानी 31 और पहली की रात को 2:30 बजे का एक FIR दर्ज कर दी कि इसके बंदे 3 गाड़ियों में आए और उसको नामालूम आकर उठा कर ले गए। यानी जो स्पीकर साहब का जो अयाज सादिक का जो प्रोडक्शन ऑर्डर था उस पर भी जवाब दे दिया कि अब हमारी कस्टडी में ही नहीं है। ऐसा ड्रामा करने की बजाय मुझे बताएं, मिसिंग पर्सन इस तरह से आप हमारे MNAs को, ये उन 41 में से है, बहुत में जिनका सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जिनका वो फैसला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। जाहिर है अगर अब तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए हामी भर रही है तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ऐसे इक़दाम जिन पर सवाल उठता है कि हुकूमत माहौल नहीं बना रही है, माहौल ख़राब कर रही है, वो ना किए जाएँ। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम खबर है, आम तफसीलात हैं, शाम रखेंगे ब्रेक के बाद। मईशत के हवाले से जुलाई के महीने के अदाद-ओ-शुमार सामने आना शुरू हो गए हैं। जुलाई में महंगाई गुज़िश्ता 33 माह की कमतरीन सतह 11.1% पर आ गई है, मगर माहाना बुनियादों पर महंगाई में गुज़िश्ता माह के 0.5% के मुकाबले में 2.1% का इजाफा देखा गया है। जबकि FBR ने इस माली साल के पहले महीने में टारगेट से 3.25 अरब रुपए ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया है। FBR के मुताबिक जुलाई का टैक्स महसूलात का टारगेट 656 अरब रुपए था, मगर FBR ने 659.2 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया। हालांकि 77.9 अरब रुपए के टैक्स रिफंड्स भी जारी किए गए। FBR के मुताबिक 300.2 अरब रुपए इनकम टैक्स की मद में इकट्ठे किए गए, जबकि 307.9 अरब रुपए सेल्स टैक्स की मद में इकट्ठे किए गए। जबकि कस्टम्स ड्यूटी की मद में 91.7 अरब रुपए और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 37.4 अरब रुपए इकट्ठे हुए। एक तरफ महंगाई की सतह नीचे आई है, मगर अभी तक मौशी तज्जियाकारों की राय है कि बजट में लिए गए इकदाम के महंगाई पर असरात का आने वाले माह में ही पता चलेगा। जबकि खुद स्टेट बैंक ने गुज़िश्ता दिनों मॉनेटरी पॉलिसी इजलास के बाद शरह सूद में 1% कमी करके उसे 19.5% कर दिया था और साथ ही मॉनेटरी पॉलिसी बयान में लिखा था कि बजट में उठाए गए इकदाम के नतीजे में महंगाई पर असरात फिलहाल तवक्कात के मुताबिक हैं, मगर इस हवाले से आने वाले दिनों में इन इकदाम के हतमी असरात का पता चलेगा। जबकि इस माली साल में स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई की शरह 11.5% से 13.5% के दरमियान रहेगी, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी को मीडियम टर्म में 5 से 7% महंगाई की शरह हासिल करने के लिए सख्ती रखा जाएगा। जबकि गुज़िश्ता दिनों वज़ीर ख़ज़ाना ने आने वाले दिनों में शरह सूद में मज़ीद कमी की तवक्को का इज़हार किया था। स्टेट बैंक खुद इस माली साल में महंगाई की शरह 11.5% और 13.5% के दरमियान देख रहा है, मगर इसके बावजूद शरह सूद 19.5% की बुलंद सतह पर है। गुज़िश्ता 2.5 माह में टी-बिल्स में $500 मिलियन की बैरूनी सरमायाकारी हुई, जिसकी वजह ज़्यादा शरह सूद है। मौशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल के मुताबिक टी-बिल्स में बैरूनी सरमायाकारी भी स्टेट बैंक की तरफ से शरह सूद इतनी बुलंद सतह पर रखने की वजह हो सकती है। जबकि स्टेट बैंक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान को इस माली साल में 26.2 अरब डॉलर्स की बैरूनी अदायगियाँ करनी है, जिनमें से 16.3 अरब डॉलर्स रोल ओवर होने हैं, जबकि 10 अरब डॉलर्स बैरूनी अदायगियाँ करनी है और उसमें से भी 1.1 अरब डॉलर्स की अदायगी जुलाई में की जा चुकी है। टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के मुताबिक अगस्त में IMF बोर्ड से मुआहदे की मंजूरी के बाद पाकिस्तान के ज़र मुबादला में इजाफे की तवक्को है, जो 4 माह से 9 अरब डॉलर्स की सतह पर हैं। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया, शराइत पूरी हो गई, मगर IMF के बोर्ड से 37 माह के लिए 7 अरब डॉलर्स के मुआहदे के लिए हुकूमत को मज़ीद शराइत पूरी करनी है, जिसमें दोस्त ममालिक से लिए गए 12 अरब डॉलर्स के कर्ज की 3 से 5 साल तक की तोसी शामिल है, यानी सालाना तोसी के बजाय एक साथ 3 से 5 साल की तोसी, ताकि पाकिस्तान
पर हर साल के बैरूनी अदायगियों के दबाव में कमी आए और गैर यकीनी की सूरत हाल में भी कमी आए। 12 अरब डॉलर्स पाकिस्तान ने चीन, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात से लिए हैं, जिनमें सऊदी अरब के 5 अरब डॉलर्स, चीन के 4 अरब डॉलर्स और मुत्तहदा अरब अमारात के 3 अरब डॉलर्स शामिल हैं। इस बात की तस्दीक खुद वज़ीर ख़जाना ने की कि IMF चाहता है कि इन 12 अरब डॉलर्स की सालाना तोसी के बजाय इनमें एक साथ 3 से 5 साल की तोसी की जाए। जबकि जुलाई के महीने में तिजारत के आदादुशुमार भी सामने आ गए हैं, जिसके मुताबिक जून के मुकाबले में जुलाई में बरामदात 10% कम होकर 2.3 अरब डॉलर्स पर आ गई, जबकि दरामदात 14% कमी के साथ 4.2 अरब डॉलर्स रही। जबकि जून के मुकाबले में तिजारती खसारा जुलाई में 19% कम होकर 1.94 अरब डॉलर्स रहा। जबकि दूसरी तरफ इस वक्त बिजली की कीमतों में इजाफा, IPPs को होने वाली अदायगियाँ हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है। काबीना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पावर सेक्टर और FBR सही ना हुए तो खुदा न ख्वास्ता मुल्क की नाव डूब सकती है। ये हमारा अपना एजेंडा है, ये नवाज शरीफ का एजेंडा है कि बिजली को सस्ती करना, जितना भी हम सस्ता कर सकें। इत्तेहादी हुकूमत का ये एजेंडा है। आज हमें इस बारे में ये दो टोक फैसला करना चाहिए कि इसके ऊपर सियासत अवामी तौहीन के मुतरादिफ है कि ये तो हमारा अपना एजेंडा है, ये किसी एक जमात का मुतालबा नहीं, ये पूरी कौम का, गरीब आदमी का दिन रात मुझसे आपसे ये मुतालबा है कि जनाब बिजली का मामला है, इसको रिजॉल्व करें। और ये एक बड़ा पेचीदा मामला है, इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कहना चाहता हूं कि पावर सेक्टर और FBR ये दो इदारे सही ना हुए तो फिर मैं अपनी ज़बान पे वो अल्फाज नहीं लाना चाहता कि फिर वो नाव डूब सकती है, खुदा न खास्ता। अब देखते हैं हुकूमत इन इदारों को ठीक भी कर पाती है या नहीं। आज प्रोग्राम में इताया दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।